हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें टॉपिक टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस के बारे में। हालांकि ये टॉपिक मैं शॉर्ट में करवा चुकी हूँ, लेकिन आप सब लोगों की इतनी डिमांड थी कि इस टॉपिक को करवाया जाए, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के हर सब टॉपिक की डिटेल भी आपके लिए अब लेके आई हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी ज़रूर हो सकती है क्योंकि सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी बहुत होगी, इस एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। और इन्हीं टॉपिक्स को मैं बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मंत्रा की जो प्लेलिस्ट है उनमें भी करवाऊंगी, क्योंकि पर्सनालिटी अचीवमेंट टेस्ट वगैरह से क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस क्या होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी मैं पॉइंट्स को अब। गाइडेंस इज द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जब हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कभी हम कोई चॉइस नहीं कर पाते हैं कि ये करें या वो करें, तो उस केस में जो हमें हेल्प मिलती है वो हेल्प किसी से भी हो सकती है, हमारे पेयर से हो सकती है, हमारे टीचर्स से, पेरेंट्स से, नेबर से, किसी से भी हो सकती है। उस चीज को क्या बोलते हैं? गाइडेंस। It helps students to identify their potential and find different ways to achieve their aim. इससे बच्चों को मदद मिलती है कि वो अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटीज को पहचाने और अपने जो एम है उनको अचीव कर पाए। Therefore, for guidance and counseling programs to be carried out successfully, it is essential to gather information about an individual using various techniques. अब हमें इन टेक्निक्स को जानने की जरूरत क्यों पड़ी? अब बच्चे को गाइडेंस तो देनी है, लेकिन गाइडेंस देने किस बेसिस पर है? उसके लिए पहले हमें बच्चे के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि कोई कितने पानी में है। अब मैं मछली को उड़ने की ट्रेनिंग तो दे नहीं सकती हूँ, मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि उड़ जाओ, ये गाइडेंस तो नहीं होगी, ये गाइडेंस गलत हो जाएगी। तो उसके लिए पहले क्या है, मुझे मछली को जानना पड़ेगा ना कि उसकी क्या एबिलिटीज है। उसी तरीके से स्टूडेंट को गाइडेंस देने से पहले स्टूडेंट को जानना पड़ता है कि उसकी क्या एबिलिटीज है, कहाँ पर ये बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। उसके बेसिस पर ही टीचर जो है उस बच्चे को गाइड कर सकता है। तो यही सारे प्रोसेस जिसके जरिए टीचर बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उसी को बोलते हैं टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। टेक्निक की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A way of carrying out a particular task, especially the execution or performance of an artistic work or a scientific procedure। यानी कि कोई जो काम हम कर रहे हैं उसका जो सिस्टमैटिक वे में जो सीक्वेंस है, उस बेसिस पर उस टास्क को करना। The techniques which are generally employed by guidance workers for collecting basic data about person are testing techniques और standardized techniques। जो दो तरीके की टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो है टेस्टिंग टेक्निक्स। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि क्यों जरूरत पड़ी है इनकी और क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे पता चलता है बच्चे के बारे में इनसे। तो टेस्टिंग टेक्निक्स को स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होती हैं, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं, इन्वेंट्री टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, नॉन टेस्टिंग को नॉन स्टैंडर्डाइज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है, प्री डिसाइडेड नहीं है कि यही चीज करनी है। और इसमें आते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। और जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको हर टेक्निक के बारे में अलग से भी बता दूंगी। द टेक्निक एम्प्लॉयड शुड गिव रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं, भले वो टेस्टिंग हो, नॉन टेस्टिंग हो, वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, कि जो उससे रिजल्ट मिले हम उन पे रिलाय कर सकें, और ऑब्जेक्टिव को, गोल को ध्यान में रखते हुए हमें इन्फॉर्मेशन दे, ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्टिंग टेक्निक्स। अब हम टेस्टिंग टेक्निक्स को एक एक करके देखेंगे। The tests are designed in such a way that the questions and interpretations are consistent and are administered and scored in a predetermined standard manner। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक। तो स्टैंडर्डाइज्ड है मतलब कि पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि कितना स्कोर मिलेगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस मैनर में इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, वो सारी चीजें प्री डिसाइडेड है। एक सेट है स्टैंडर्ड, उसके बेसिस पर ही हम उन चीजों को चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। सो द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज और हर लेवल ऑफ एन अचीवमेंट एंड ऑल्सो द सुटेबिलिटी ऑफ द टास्क टू बी अंडरटेकन। आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उस पर ही आपकी अचीवमेंट भी जो है
डिपेंड करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे क्लास में होता है ना कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो टीचर बोलते हैं ये तो कुछ बड़ा ही करेगा, ये तो यूपीएससी क्लियर करेगा आगे जाकर, ये तो कुछ ऑफिसर ही बनेगा। तो वो क्या पहले से ही पता चल जाता है। वो कैसे पता चला? इंटेलिजेंस के बेसिस पर। तो जितना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा उससे हम लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैसा टास्क इस बच्चे के लिए बेहतर रहेगा वो हम पता लगा सकते हैं। अब इंटेलिजेंस है कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तो आईक्यू जानने के लिए एक बहुत जो फेमस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। आईक्यू ऑफ द काउंसलर डिटरमाइंस वंस मेंटल एबिलिटी, कि कितना दिमागी रूप से तेज है वो बच्चा। आईक्यू कैसे पता लगाते हैं हम? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में। मेंटल एज यानी कि वो बच्चा किस एज के हिसाब से काम कर पा रहा है। जैसे अगर 5 ईयर के बच्चे के लिए क्वेश्चन आपने बनाया है, क्या वो सॉल्व कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज 5 ईयर है। अगर वो 8 ईयर के बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज 8 ईयर हो जाएगी। और क्रोनोलॉजिकल एज जो असली एज बच्चे की होती है, जैसे 2, 3, 4, 5 साल, जितनी भी बच्चे की असली एज है उस हिसाब से, और इसके बेसिस पर आईक्यू निकलता है। और फिर उसके बेसिस पर ही हम बच्चों को डिफरेंशिएट करते हैं कि ये स्लो लर्नर है, ये गिफ्टेड है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या बिलो एवरेज है, एवरेज है। तो ये क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं, और अगर फिर भी ना पता हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल ग्रुप और इंडिविजुअल टेस्ट टू डिटरमाइन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द पर्सन। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें आ जाता है नॉन वर्बल में हमारे वेशलर वैल्यू टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट, और वर्बल में आ जाता है बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। इसके अलावा आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो पाकिस्तानी टेस्ट, बहुत से टेस्ट हैं। जैसे इसमें भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रखे हैं। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट, WAIS, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट हैं, तो इनमें से कोई भी एक दो जो आपको आते हैं वो आप थोड़ा सा अगर डिफाइन कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मैं यहाँ आपको बता दूंगी। इसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक वर्बल रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी होती है, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज यूजेज। और यहाँ पर क्या होता है, वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बेसिस पर हम बताते हैं कि बच्चे का स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड कितना है, कितने बेहतर वो परफॉर्म कर सकता है। और इसी स्कोर के बेसिस पर हम बता सकते हैं, DAT के स्कोर के बेसिस पर, कि हर बच्चे की क्या डिफरेंट एबिलिटी है। जैसे अगर स्पेलिंग के में उसे कितने मार्क्स आए हैं, लैंग्वेज यूजेज में कितने मार्क्स आए हैं, इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड में बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा, या फिर कहाँ पर उसे वीकनेस है, जहां पर उसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सेक्शन में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उससे उस फील्ड में गाइडेंस की जरूरत है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या फायदे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के? इट हेल्प्स टीचर्स टू डिसाइड ऑन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास और फॉर एन इंडिविजुअल। तो सिंपल सी बात है ये। इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर एरिया ऑफ स्टडी और करियर। जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, ये बचपन में ही हम पता लगा सकते हैं, ऐसे पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसी करके जो कहावत है। तो वही है यहाँ पर भी कि इंटेलिजेंस जैसी उसके बेसिस पर पता चल जाएगा कि फ्यूचर में इसका क्या करियर हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन वोकेशनल, एजुकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस। ये वोकेशनल, एजुकेशनल और पर्सनल गाइडेंस में यूज हो सकता है। ये गाइडेंस क्या होती है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। इट कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर अ जॉब। जैसा इंटेलिजेंस होगा उसके बेसिस पर ही उस इंसान को जॉब मिलेगी। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। Aptitude may be defined as a trait that characterizes an individual's ability to perform in an area or to acquire the learning necessary for performance in a given area. तो एप्टीट्यूड वो एबिलिटी है जो किसी भी एरिया में काम करने के लिए इंसान को पहले से चाहिए। जैसे हमें कहीं पर भी कुछ काम करना होता है तो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि क्या हम उस एरिया में काम करने के लिए फिट भी हैं या नहीं हैं। तो टाइप्स ऑफ, जैसे आपने अगर बीएड में भी जब एडमिशन ली थी तब आपका बीएड का एंट्रेंस हुआ था, तो वो एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट था। आप आगे भी कहीं पर भी जाते हो तो आपका जो टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि क्या आप इस कोर्स को करने लायक हो, क्या आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप एक अच्छे टीचर बन पाओ। तो वही सारी चीजें होती हैं। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक,
test that seeks to measure an individual's potential ability to perform or to acquire proficiency in a specific occupation like areas of mechanical, clerical or artistic abilities or other type of activity. जैसे अब सिंपल वर्ड आपको याद रखना है, स्पेशल एप्टीट्यूड, यानी कि सिर्फ एक चीज को जब हम जहां पर किसी स्पेसिफिक उसमें टेस्ट ले रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल उसमें हो सकता है, आर्टिस्टिक में हो सकता है. एप्टीट्यूड टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर स्कूल सब्जेक्ट्स. जैसे अलग अलग स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. तो वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, सीरीज ऑफ सबसेट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग टेस्ट होते हैं. इसमें मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इसमें, जिसमें सीरीज ऑफ सबसेट होते हैं दैट रिलेट इन अ वेरिंग कॉम्बिनेशन टू अ सीरीज ऑफ ऑक्यूपेशन. इनके एग्जाम्पल्स है, इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए और उसके क्या क्या सब टाइप्स होते हैं, जैसे क्या एग्जाम्पल्स है वो पता होने चाहिए. जैसे आपको पता होना चाहिए वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके अंदर 2 कर भी नाम अगर आप याद रख कर लोगे तो वो सफिशिएंट है. जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी और फ्लैंगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, एकेडमिक प्रॉमिस टेस्ट. स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे स्कोलेस्टिक ही बता रहा है, यानी कि एकेडमिक उसके लिए यूज हो रहा है. मेजर्स वन पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग इन एकेडमिक सिचुएशन, जिसके एग्जाम्पल है सेट एंड पी सेट बैटरीज. एडवांटेजेस क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट के, हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एबिलिटीज ऑफ विच द इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर. कभी कभी क्या होता है, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारी क्या एबिलिटीज हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है. जैसे अगर आपने MS धोनी मूवी भी देखी हो तो वो उसमें पहले फुटबॉलर बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके अंदर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनने की एबिलिटी है. लेकिन टीचर ने पहचानी, वो टीचर ने उनका एप्टीट्यूड यानी एक तरीके से उन्हें जब परफॉर्म करते हुए देखा तो फिर उन्हें सही तरीके से गाइड किया, जिसकी वजह से वो आगे चलकर इतने बड़े प्लेयर बन पाए. तो वही होता है कि जो चीजें हमें भी नहीं पता होती है वो भी हमें जानने को मिलती हैं. असिस्ट एन इंडिविजुअल इन मेकिंग एजुकेशनल एंड करियर डिसीजंस, helps to predict the level of academic or vocational success, useful in grouping individuals with similar aptitudes, helps in screening for admission, जो मैंने आपको B.Ed का एग्जाम्पल दिया ही, और करिकुलर प्लानिंग में भी मदद करता है एप्टीट्यूड टेस्ट. नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. अब हर चीज की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या कमियां हैं. कल्चरली बायस्ड हो सकता है ये, जरूरी नहीं है बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी ही हो सकता है बच्चे को टेस्ट एंजाइटी हो या उस वक्त कुछ ऐसा हुआ हो कि उसका मन नहीं हो टेस्ट देने का, तो हम तो उसे उसी टेस्ट के बेसिस पर जज कर लेंगे, तो उस केस में जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है. नीड्स कांस्टेंट मॉडिफिकेशन. एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे आपने देखा होगा कि जो आप HP टेट के या B.Ed के एग्जाम्स भी देते हो तो उनमें भी कितनी वेरिएशन आ गई. अगर आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देखें और अब का पेपर उठा के देखें तो उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम उन्हें मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि क्या यूनिक ट्रेट्स हैं जो उसे दूसरों से अलग करते हैं. Various personality test techniques that can analyze the overall personality of a person are, बहुत सारी personality test techniques होती हैं, जैसे subjective methods होते हैं, objective methods होते हैं, projective methods, psychoanalytical methods, physical test methods और physiological methods. तो subjective methods क्या होते हैं, जिसमें personal trait पता चलते हैं person के कि इनके क्या aims है, experiences, attitude, need, interest, जिससे काउंसलर को अच्छे से पता चलेगा कि इंसान के एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये इंसान कैसा है, ताकि उसके लिए क्या सुटेबल टास्क है, क्या सुटेबल वोकेशन है, वो काउंसलर उसे बता सके. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव मेथड. ऑब्जेक्टिव मेथड इंसान के बिहेवियर से रिलेटेड होता है कि किसी पर्टिकुलर रियल लाइफ सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव मेथड. अब यहाँ पर इंसान खुद अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसे एक इमेजिनरी सिचुएशन दी जाती है, तो वो जब उस स्टोरी को इमेजिन करता है, स्टोरी बनाता है, स्टोरी सुनाता है, तो उस बेसिस पर क्या है कि उसके हिडन मूड्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी पर्सनालिटी के बारे में सामने वाले को पता चल जाता है. नेक्स्ट इज साइको एनालिटिकल मेथड्स. ये सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गए थे, जिसमें फ्री एसोसिएशन टेस्ट और ड्रीम एनालिसिस मेथड आता है. फिजिकल टेस्ट मेथड्स या जिसे हम फिजियोलॉजिकल मेथड्स भी बोलते हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफोलॉजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, जिससे हमें किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है. तो पर्सनालिटी क्या है? टोटलिटी ऑफ व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है. जैसे
कोई बहुत ज्यादा कूल नेचर का होता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उस हिसाब से उसके लिए क्या बेटर हो सकता है, क्या वोकेशन है, किस तरीके से उसे गाइडेंस दी जानी चाहिए, वो हम पता लगा सकते हैं। अब जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, क्या हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स को तो बहुत शांत रहना पड़ता है। एज जब पेशेंट अपनी बीमारी बताए तो उन्हें प्यार से सुननी पड़ती है उनकी बात, भले ही वो 10 बार सेम चीज ही क्यों ना रिपीट करें, या बार बार ही ना पूछें कि अच्छा ये ग्लूकोज कब खत्म होगा, जैसे जो लाइन आपने अक्सर सुनी होगी हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो अगर कोई गुस्से वाला होगा तो फिर वो तो इन सब चीजों से डील करने की बजाय उसको और बिगाड़ देगा। तो हर किसी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। इन पर्सनालिटी टेस्ट्स के बेसिस पर हमें उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में पता चलता है, जिसके बेसिस पर उन्हें गाइड किया जा सकता है कि फ्यूचर में उनके लिए क्या बेटर हो सकता है, या फिर अगर उनकी पर्सनालिटी में कहीं हमें प्रॉब्लम दिख रही है कि किसी तरीके की डिफिकल्टी है इस इंसान को, तो उस चीज को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है पर्सनालिटी टेस्ट के? कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू डेवलप एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एट इट्स फुलेस्ट, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल को समझने में मदद मिलती है, और जैसे मैंने बताया कि उनकी पर्सनालिटी को अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं हम। अगर जैसे हमें लगता है कि किसी में बहुत ही करेजियस है, ब्रेवरी है उसमें, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं आर्मी में जाना। तो इससे क्या है कि हम जो उसकी पर्सनालिटी के जो फीचर हैं उनको और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। तो एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इतने सारे मेथड्स बताए, वो एक्सपेंसिव होते हैं, मे बी इनएक्यूरेट। जैसे अगर हमने प्रोजेक्टिव मेथड्स की ही बात करी, क्या पता उस दिन उस इंसान का मूड अच्छा ना हो, क्योंकि जब हम इंसान को गाइड कर रहे हैं तो इंसान क्या डायनामिक है, हमेशा स्टैटिक तो रहेगा नहीं कि एक जैसा ही मूड रहेगा या एक जैसा ही थिंकिंग रहेगी। तो बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं टेस्ट के दौरान, तो हो सकता है कि रिजल्ट्स हमें एक्यूरेट ना मिले। कुड क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे अगर हमने पर्सनालिटी टेस्ट में देखा कि ये बच्चा तो बहुत ब्रेव है, बहुत करेजियस है, जैसे मैंने आपको बताया ही उसमें प्रोजेक्टिव मेथड में जैसे कि हम स्टोरी के बेसिस पर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, तो हो सकता है कि हमने वो चीज़ गलत इंटरप्रेट कर ली और हम उसे बता दें कि भाई तुम तो बहुत ब्रेव हो, और वो फिर जब वो आर्मी में जाए तो उससे तो 2-3 महीने की ट्रेनिंग भी ना पूरी हो और वो वापस आ जाए। तो इस तरीके से फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है? एक तरीके का कैटलॉग होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एन इन्वेंट्री इज अ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल दैट इज डिजाइन्ड टू असेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल होता है जिसमें हम पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, बिहेवियर के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? इट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स और क्वेश्चंस that are scored on a Likert scale such as from strongly agree to strongly disagree। जैसे लिकर्ट स्केल क्या होता है? ऐसे रेटिंग स्केल होता है एक तरीके से, जिसमें 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम 3 पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या आएगा? एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। और फिर अगर उससे ज्यादा की बात करें तो कैसे आ सकता है? स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरीके से लिकर्ट स्केल्स होते हैं जिसमें 3 पॉइंट्स भी होते हैं, 5 पॉइंट स्केल भी होता है और इससे ज्यादा का भी होता है। इन्वेंट्रीज आर ऑफन यूज्ड टू मेजर अ पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेट और सिम्टम्स। तो बहुत सी इन्वेंट्रीज होती हैं जिनमें से हम कुछ के एग्जाम्पल देख लेंगे और 1-2 मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, Eysenck personality questionnaire। Inventories can be self-reported और can be completed by therapist और researcher। अब इन्वेंट्रीज क्या हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चनायर फॉर्म की इन्वेंट्री है, मैंने आपको दी और आपने फिल करके मुझे वो वापस कर दी, तो ये क्या होगा? सेल्फ रिपोर्ट होगा कि आपने खुद ही पढ़ी और खुद फिल करी और मुझे वापस कर दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती जाऊं और खुद फिल करूं, तो ये भी हो सकता है। तो इनमें से हम 1-2 जो इन्वेंट्रीज है वो देख लेंगे। EPQ इन्वेंट्री यानी कि आइसेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। इसका एम क्या होता है? जो पर्सनालिटी के 3 डायमेंशंस के बारे में आइसेंक्स ने बात की थी, जैसे साइकोटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। ये स्केल जो होता है लिकेट फॉर्मेट यूज करता है, जो कि 1992 में रिवाइज हुआ था, जिसमें इसमें 48 आइटम्स कर दी गई थी, यानी कि 48 क्वेश्चंस थे। उसके बेसिस पर ही हम पता लगाते थे कि किसी इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी है उसकी, या साइकोटिसिज्म है उसको, या न्यूरोटिसिज्म है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। तो
तो इसमें भी एक क्वेश्चनेयर होता है जो कि केटल और उनके साथ कुछ और जो लोग थे उन्होंने मिलकर दिया था 1970 में। ये एक तरीके का रेटिंग स्केल है जो स्टार्टिंग में यूज किया गया था क्लिनिकल सेटिंग्स में, ताकि किसी को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है वो जानने के लिए। तो इसमें क्या था, केटल ने 16 प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे जिसमें वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे, कुछ ट्रेट्स के बारे में उन्होंने बात करी थी। तो ये जब मैं आपको एग्जाम्स के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्र की सीरीज करवाऊंगी उसमें ये थ्योरी भी बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। तो यहाँ पर लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं समझेंगे इसको। तो 5th एडिशन जो इसके आया था क्वेश्चनर का, उसमें 185 एमसीक्यूज थे जो कि इंसान की रूटीन बिहेवियर के बारे में पूछते थे, जिसको 10 पॉइंट स्केल के साथ मेजर करते थे और 35 to 50 मिनट्स लगते थे उसको कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो आप सिर्फ ईपीक्यू का भी अगर याद रख लेंगे तो वो भी सफिशिएंट हो जाएगा। कि आइसेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर था, 3 डायमेंशंस के बारे में बात करी थी उसमें, 1992 में उसमें 48 आइटम्स कर दिए गए थे। 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट था जिसके बारे में किसने बात करी थी, केटल ने बात करी थी। 16 प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे। 5th एडिशन जो इसका आया था उसमें इसमें 185 एमसीक्यूज थे जिसको 10 पॉइंट स्केल पर मेजर किया जाता था और 35 to 50 मिनट्स लगते हैं इस क्वेश्चनर को कंप्लीट करने में। एडवांटेजेस क्या है इन्वेंट्री की, इकोनॉमिकल है, उतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है, जैसे क्वेश्चनर ही तो बनाया जा रहा है, वो क्वेश्चनर बना के बने बनाए क्वेश्चनर आपको दे दिए जा रहे हैं फिल करने के लिए, तो उतना ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। Enable teachers, counselors and parents to know interest of a student and to provide vocational and educational guidance accordingly. इससे टीचर्स को, काउंसलर्स को, पेरेंट्स को बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें गाइडेंस दी जा सकती है। हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग प्रॉब्लम, हम पता लगा सकते हैं कि क्या बच्चे को कोई इशू तो नहीं है। जैसे इन्वेंटरी टेस्ट में अगर उसने जिस तरीके से आंसर्स मार्क किए होंगे उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि क्या ये बच्चा नॉर्मल है या इसको किसी गाइडेंस की जरूरत है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इन्वेंट्री, की क्या कमियां रह गई हैं। रिक्वायर्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, अब जैसे लिकर्ट स्केल यूज हो रहा है, तो अगर आपको लिकर्ट स्केल के बारे में ही ना पता हो तो फिर आप कैसे एडमिनिस्टर करोगे। तो लिकर्ट स्केल को कैसे रीड करना है, कैसे उसके बेसिस पर स्कोरिंग करनी है, इसकी प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। Ambiguity and careless attitude of respondent may result in wrong diagnosis or conclusion. अब अगर जैसे कि मैंने आपको खुद भरने के लिए दिया है कि मैंने क्वेश्चनर बना के आपको दे दिया और आपका मूड ही नहीं है या आपका ध्यान ही नहीं है, आप ऐसे कुछ भी टिक लगाते जा रहे हो। जैसे अब अगर हम 185 क्वेश्चंस की भी बात करें तो कौन इतना पढ़ेगा, तो हो सकता है कि आप ऐसे केयरलेस एटीट्यूड के साथ ऐसे टिक लगाते चलो, 4-5 आप पढ़ो और बाकी ऐसे टिक लगा दो, तो मुझ तक तो वो रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगा ना, मुझ तक तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो एक गड़बड़ हो सकती है। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से बनाए हो कि आपको क्लियर ही ना हो रहे हो कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप सोचोगे कि क्या बार बार पूछना, कुछ भी लगा देते हैं, तो उस वजह से भी हमें गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इन्वेंट्री की। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्कूल इवेल्युएशन एंड हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मेजरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एरियाज। तो ये स्कूल इवेल्युएशन में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसका कितना इफेक्ट उस पर हुआ है, क्या बच्चे ने अचीव किया है। तो इसीलिए इसको अचीवमेंट टेस्ट बोला जाता है। अचीवमेंट मीन्स, अचीवमेंट का क्या मतलब होता है, वंस लर्निंग अटेनमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स एंड प्रोफिशिएंसीज, कि क्या उसने अटेन किया है, क्या उसकी अकम्पलिशमेंट है, क्या उसका टैलेंट है, ये हमें पता चलता है। Accurate achievement data is very important for planning curriculum, instruction and program evaluation. तो एक्यूरेट अचीवमेंट डाटा मिले ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम करिकुलम को प्लान कर सके। जिससे अगर अचीवमेंट टेस्ट में सभी बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में गड़बड़ है, मेरे टीचिंग मेथड में गड़बड़ है, इंस्ट्रक्शन में गड़बड़ है, तो उसके बेसिस पर मैं उस चीज को सुधार सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, और ये प्रोग्राम कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है वो पता लगाया जा सकता है, यानी कि प्रोग्राम को इवेल्युएट भी किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू एन.एम. डाउनी क्या डेफिनेशन देते हैं वो इस चीज की, अचीवमेंट टेस्ट की, एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग इज नोन एज अचीवमेंट टेस्ट। कोई भी ऐसा टेस्ट जो बच्चे की अकम्पलिशमेंट्स देख रहा है, यानी कि क्या उसने अचीव किया है एक ट्रेनिंग के बाद।
अब इसमें जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं, वो सारे ही अचीवमेंट टेस्ट है, क्योंकि पहले हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी, उन्हें पढ़ाया, फिर चेक कर रहे हैं कि उन्होंने कितना अचीव किया है। तो ये सारे ही अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट पर मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो B.Ed 3rd सेम की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। अभी तो चलो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में देखना चाहो तो a good achievement test is tried out and selected on the basis of its difficulty level and discriminating power। तो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट कौन सा होगा, ये हम डिसाइड करते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल पर और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर पर। अब अचीवमेंट टेस्ट में ना, हम जब आप उसका देखोगे कि किस तरीके से हम उसे बनाते हैं उस वीडियो में, तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि ऐसा होना चाहिए जिससे हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएं, उसमें डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हो कि इस बच्चे को कितना आता है। अब अचीवमेंट टेस्ट में या यूनिट टेस्ट में जो भी आप देते हो, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ का लेवल मॉडरेट होगा और कुछ का लेवल डिफिकल्ट होगा, ताकि हम बच्चों को अलग कर पाए कि कौन सा बच्चा किस लेवल का क्वेश्चन कर पा रहा है। इट कंटेन्स अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर ईच मेजर्ड बिहेवियर। और हम बच्चे में क्या क्या देखना चाह रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं कि ये अप्लाई कर पा रहा है कॉन्सेप्ट्स को, या कैसे सिंथेसाइज कर पा रहा है, या क्रिएट कर पा रहा है आंसर, या उसकी नॉलेज कैसी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसी है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, अलग अलग बिहेवियर को देखने के लिए हम अलग अलग टेस्ट आइटम्स रखते हैं। जैसे टेस्ट में भी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप इसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए, या कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे होते हैं, क्योंकि वो आपको डिफरेंट एरियाज में चेक करना चाहते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है। तो अचीवमेंट टेस्ट कितने तरीके के होते हैं? स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है और टीचर मेड टेस्ट होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आ जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आ जाते हैं, CRTs वगैरह आ जाते हैं, जो प्रॉपर सेट स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। वो सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। जैसे टीचर मेड टेस्ट में आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप में आता है रिटन एंड प्रैक्टिकल, और रिटन में क्या हो सकते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट हो सकता है, शॉर्ट टाइप टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप जो टीचर मेड में हमने पहले देखे, तो उसमें रिकॉल और रिकॉग्निशन हो सकता है। रिकॉल, अब जैसे वर्ड ही कि हमें रिकॉल करना है, दिमाग में लाना है, तो ब्लैंक्स और सिंपल रिकॉल टेस्ट आता है इसमें। रिकॉग्निशन यानी कि सामने ही आंसर होगा, सिर्फ पहचानना है, तो इसमें आ जाएंगे MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की, क्या फायदे हैं अचीवमेंट टेस्ट के। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एंड रेट ऑफ लर्निंग। इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चे ने कितना लर्न कर लिया है और किस स्पीड से वो लर्न कर रहा है। जैसे अचीवमेंट टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पर ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितना सीख चुका है। इट गिव्स द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ क्लास। ये बताता है कि बच्चा अपने क्लासमेट से कितना ज्यादा आगे है या कितना ज्यादा पीछे है। जैसे अगर तो बच्चे के मार्क्स एवरेज एरिया में आ रहे हैं, जितने में बाकी क्लास के आ रहे हैं, तो मतलब ठीक है, लेकिन अगर क्लास के एवरेज से उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चा स्लो लर्नर है और उसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। इससे हमें बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और इससे हम सक्सेस और फेलियर रेट देख सकते हैं कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो कितनी सक्सेसफुल रही हैं, या कितने कहाँ तक वो अचीव हम नहीं कर पाए हैं या कितना अचीव कर पाए हैं। ये सारा जानने में हमें मदद मिलती है। कहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, ये जानने में मदद मिलती है। क्या बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहिए, जैसे जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, टर्मिनल वो भी अचीवमेंट एग्जाम का ही एग्जाम्पल है, तो अचीवमेंट टेस्ट का ही एग्जाम्पल है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, क्या कमियां हैं इसकी। फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन, फटीग, मूड कैन इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट। अब यहाँ पर मोटिवेशन, फटीग, ये सारे क्या है, अचीवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन क्लास टेस्ट वगैरह में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि इन रटी रटाई चीजों का ही टेस्ट देके क्या फायदा, यानी उनकी थिंकिंग अलग थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, हो सकता है कि रिजल्ट उतना एक्यूरेट हमें ना दे, क्योंकि उनके टीचर्स को भी क्या लगा था, कुछ टीचर्स को, कि ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चलकर वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, यानी कि एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, या फिर बच्चे का मूड ठीक नहीं है, या फिर वो थका हुआ है, घर से बहुत ज्यादा काम करके आया है, या फिर उसकी तबीयत खराब है या कुछ। तो इन फैक्टर्स की वजह से अचीवमेंट पर फर्क पड़ सकता है। नॉट वेरी रिलायबल इन प्रिडिक्टिंग जॉब सक्सेस और सेटिस्फेक्शन।
अब इनके बेसिस पर हम कितनी जॉब सक्सेस मिलेगी या सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो हम उतना ज़्यादा नहीं पता लगा सकते हैं। जैसे टेस्ट में तो मान लिया कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फर्दर जाके वो इंसान चेंज हो जाए या फिर उतना हार्ड वर्किंग ना रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर सिर्फ आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस ही नहीं लगती है, आपकी क्वालिटीज भी लगती हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, आप चीजों से कैसे डील कर पा रहे हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन आपको वहां पर जॉब में किसी ने 2 बातें बोली और आप रोने लग जाओ और वहां से उठ के चले आओ, तो फिर वहां पर आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो जॉब में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी ये कोई पक्की रिलायबिलिटी नहीं है, उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ये टेस्ट। इट गिव्स पिक्चर ऑफ ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है एग्जाम्पल के जरिए कि क्योंकि इसमें टेस्ट ही है, क्वेश्चंस है, तो हम डायरेक्ट बच्चे की सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कितना उसे नॉलेज है। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट इमोशनल क्वोशंट एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? जिसमें किसी तरीके का कोई टेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे वर्ड ही बता रहा है नॉन टेस्टिंग, यानी कि कोई टेस्ट नहीं होगा, इसीलिए इसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड और क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी बोला जाता है। तो हमारे सिलेबस में इसमें है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टेक्निक फॉर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली एंटेल्स ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टेक्निक है, क्योंकि इसको बच्चों पर भी अप्लाई किया जा सकता है, बड़ों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। कोई एज बैरियर नहीं है कि इस एज के लोगों को इससे नहीं चेक किया जा सकता, क्योंकि जब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो जनरली हम उनका बिहेवियर देख रहे होते हैं, एंड बिहेवियर इज कंसिडर्ड टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, एंड सो व्हेन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व्ड, a practitioner can learn lot about the personality of an individual। अब बिहेवियर क्या होता है? इंसान की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही जो प्रैक्टिशनर है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, उसको बहुत कुछ पता चल सकता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में। जैसे मैं क्लास में किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि वो सबसे बड़े गुस्से से, बड़े रूडली बात कर रहा है, और उसको कुछ काम दिया जाता है तो वो एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। जैसे सबसे ज्यादा फेमस एक्सक्यूज है कि काम तो किया था, कॉपी घर पर रहेगी। और एक बार अगर वो एक्सक्यूज बनाता है तो मुझे लगेगा कि शायद सच में रही हो, लेकिन अगर हर दूसरे तीसरे दिन वो यही एक्सक्यूज बना रहा है तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि ये बच्चा जो है ये काम करना नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ इशू है इसके साथ। तो बिहेवियर के बेसिस पर ही हम इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। The effectiveness of technique depends upon the skillfulness of the observer। अब ये टेक्निक कितनी इफेक्टिव रहेगी, कितने ज्यादा इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कितना स्किलफुल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि बच्चा जो है वो अपने नाखून खा रहा है, कभी ऐसे पैरों को हिला रहा है या कुछ कर रहा है, तो फिर अगर मैं स्किलफुल हूँ तो मुझे पता होगा कि ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, ये बच्चा किसी टेंशन में है जिस वजह से ये कर रहा है। और अगर मैं स्किलफुल ही ना हूं तो मैं क्या बोलूंगी कि क्या करे जा रहे हो, नाखून खा रहे हो या नाखून खाने आए हो, या फिर मैं उस बच्चे को डांटूंगी कि क्या तुम्हें बैठना नहीं आता है, ढंग से नहीं बैठ सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, यानी कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन से सही रिजल्ट्स चाहिए तो स्किलफुल होना ऑब्जर्वर का बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि उन्हें पता हो कि बच्चे के हर जेस्चर का क्या मतलब होता है। अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, क्योंकि बच्चे के हर काम में हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। बच्चा कैसे चल रहा है, बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी हैंड मूवमेंट्स कैसी है, इस सब के बेसिस पर ही हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए ऑब्जर्वर का स्किलफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन ऑब्जर्वर शुड नो व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू ऑब्जर्व एंड व्हाट टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट। ऑब्जर्वर को पता होना चाहिए कि उसे क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, और उसके रिजल्ट्स को वो कैसे इंटरप्रेट कर सकता है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड आर, जो हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ क्या होता है, स्टडी हैबिट्स क्या है बच्चे की, कंसंट्रेशन पावर कैसी है, क्या जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या ध्यान से पढ़ रहा है, एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी कितना ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, स्पीच डिफिकल्टीज कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से आंसर दे रहा है, उससे भी हमें बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज है बच्चे में। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके की होती है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के बेसिस पर पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट होती है, यानी कि ये हमने इंक्लूसिव स्कूल में भी किया है तो वहां से भी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, तो फटाफट से लेंगे इसको यहाँ पर।
तो पार्टिसिपेंट यानी कि जहां पर ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कुछ गेम चल रहा है या कुछ, वहां पर मैं भी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट बन जाऊं, इन्वॉल्व हो जाऊं और साथ में उनको ऑब्जर्व करती रहूं। नॉन पार्टिसिपेंट, मैंने बच्चों को मैंने बोल दिया कि खेल लो जाकर, या कुछ डिबेट वगैरह दे दिया है, कुछ टॉपिक दे दिया कि डिस्कस कर लो इस पर या डिबेट कर लो, और मैं दूर से उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो हो जाएगी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व्ड इवेंट, इसमें हो जाएगा कोवर्ट वर्सेस ओवर्ट। कोवर्ट में हो जाएगा कि मैंने उन्हें बताया नहीं है कि मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं एक कवर के अंदर हूँ। ओवर्ट में हो जाएगा कि उन्हें पता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर दें, कुछ अलग सा ही बिहेव करना शुरू कर दें मेरी नज़र में अच्छे बनने के लिए। तब तो बच्चों से बहुत अच्छे से बात करें और बाद में लड़ाई झगड़ा करते हो वही बच्चा, तो ये चीज़ हो सकती है। सिचुएशन नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है, सिचुएशन के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन। नेचुरल यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ही मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। आर्टिफिशियल यानी कि या किसी लेबोरेटरी में, या फिर मैंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया है कि बच्चों को टास्क दे दिया कि ये काम आप करोगे, तो वो मैंने आर्टिफिशियल चीजें जो है वो क्रिएट कर दी। प्रोटोकॉल के बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि क्या मैं देखूंगी कि बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, उसके मैं इसे 5 मार्क्स दूंगी। बच्चा किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है गेम में, उसका अपने पेयर्स के साथ कैसा बर्ताव है, उसके इतने मार्क्स दूंगी। यानी कि ऑलरेडी सब कुछ मैंने डिसाइड कर रखा है कि इस बेसिस पर मैं बच्चे को ऑब्जर्व करने वाली हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि ऐसे प्री डिसाइडेड कुछ नहीं है, जो चल रहा है उसी हिसाब से मैं उसे चलने दे रही हूँ और उसी हिसाब से उस चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन वेल प्लान्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए कि मैं टाइम टाइम पर जब जो भी ऑब्जर्व करूँ उसे रिकॉर्ड करूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ देखा और फिर मैं सोचूंगी कि चलो बाद में इसके बारे में लिख दूंगी, तो फिर वो आधी चीजें मेरे दिमाग से स्किप हो जाएंगी, क्योंकि इंसान को और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम उस चीज को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। शुड नॉट हैव एनी बायसेस, तो ऑब्जर्वर को किसी भी तरीके की बायसनेस या प्रेजुडाइसेस नहीं रखने हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जहां पर भी टीचर मिले उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। वहीं कुछ बच्चे क्या होते हैं, नजरें चुरा लेते हैं। तो टीचर के मन में ये ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा बार बार उनसे बात करेगा वो थोड़ा टीचर की गुड बुक्स में आ जाएगा। जैसे आप में से भी कुछ लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो मुझे उनके जो नाम है वो बाय हार्ट भी याद है, लेकिन उस चीज को मैं बायसनेस में नहीं ला सकती हूँ कि जैसे कोई और मुझसे जो जनरली उतना कमेंट नहीं करता हो या उतना इंटरेक्ट नहीं करता हो मेरे साथ, वो कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसका आंसर ना दूं, तो वो एक तरीके का बायसनेस हो जाएगा। तो जब मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, तो जो ऑब्जर्वर भी होता है उसे किसी तरीके की बायसनेस नहीं लानी है उस चीज में। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड मस्ट बी वैलिडेटेड एंड ट्रायंगुलेटेड। जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें वो वैलिडेटेड एंड ट्रायंगुलेटेड होनी चाहिए, यानी कि किसी एक मेथड पर के बेसिस पर ही मैं एक जजमेंट पास ना कर दूं। जैसे मैंने बच्चे को ऑब्जर्व किया, वो एक बार किसी बच्चे से लड़ाई कर रहा था, तो मैं ये जजमेंट पास ना कर दूं कि वो बच्चा झगड़ालू है। मैं उसे ट्रायंगुलेट करूं, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में उसे चेक करूं, अलग अलग तरीके से उसे चेक करूं, और अगर हर सिचुएशन में मुझे वो वैसा ही दिख रहा है, तब मैं ये जजमेंट बना सकती हूँ। क्योंकि कभी हो सकता है कि बच्चे का मूड ऐसा हो या सामने वाले ने उसे इंस्टिगेट किया हो, तब उसने ऐसा बिहेव किया हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, मुझे उसे वैलिडेट करना है, ट्रायंगुलेट करना है, यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वेरीफाई करनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है इसके। तो ऑब्जर्वेशन एक इकोनॉमिकल मेथड है, डाटा कलेक्शन का उतने ज्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं जब हम स्कूल लेवल पर बात करें, क्योंकि हम बच्चों को सामने से ही ऑब्जर्व करें। रिसर्च लेवल पर पैसे लग सकते हैं कि अगर हमें किसी जगह पर जाकर करना पड़े ऑब्जर्व या कुछ, तो वहां पर ये कॉस्टली हो सकता है, लेकिन स्कूल लेवल पर इकोनॉमिकल ही है ये मेथड। कैन बी अप्लाई टू पीपल ऑफ ऑल द एजेस। मैं छोटे बच्चों को भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ, बड़ों को भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो ये बड़ा एडवांटेज है इसका। यूजफुल फॉर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो टेस्ट के बेसिस पर नहीं पता लगाए जा सकते, वो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर पता लगा सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन नेचुरल सेटिंग्स। इसमें हमें कुछ आर्टिफिशियल सेटिंग करने की जरूरत, कुछ अलग से टेस्ट देने की जरूरत या इन्वेंट्री वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल सेटिंग में ही बच्चे को ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस और उसको कहां पर कुछ रेमेडी देने की जरूरत है, ये हम पता लगा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जर्वर की बायसनेस आ सकती है, सब्जेक्टिवनेस आ सकती है। लिमिटेड टू सब्जेक्टिव होता है ये, यानी कि अगर अलग ऑब्जर्वर है, अब मेरे देखने का नजरिया अलग होगा, किसी और के देखने का नजरिया अलग होगा। जितने भी ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स आएंगे, इनमें सब्जेक्टिवनेस तो रहेगी ही एक लिमिटेशन। लिमिटेड टू बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज वगैरह, वो ऑब्जर्व करने पर उतनी ज्यादा पता नहीं चलेंगी।
तो ये एक लिमिटेशन है इसका। टाइम कंज्यूमिंग है, अब बच्चे को ऑब्जर्व करना है, अब जैसे मैंने बोला ट्रायंगुलेशन भी करनी है, वैलिडेट करना है उस चीज को, तो टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे अलग अलग सिचुएशन में बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड डाटा मे नॉट बी एक्यूरेट, अगर मैंने टाइम पे डाटा जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, मैं बाद में लिख रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे दिमाग से स्किप हो जाएं, तो हो सकता है कि वो डाटा एक्यूरेट ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू क्या होती है, इज नोन एज कन्वर्सेशन विद अ पर्पस, यानी कि जब हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ एक पर्पस है। ऐसा ही नहीं है कि जैसे बातचीत तो हम अपने दोस्तों से भी करते हैं, तो क्या वो इंटरव्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पर्पस नहीं है, हम ऐसे जनरली अपनी फीलिंग्स, अपने जो थॉट्स है वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन जब कुछ पर्पस है तो वो कन्वर्सेशन क्या होगी? इंटरव्यू होगी, जहां पर फेस टू फेस रिलेशन बनता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके बीच में। The purposes for which interviews are arranged are introductory, fact-finding, evaluative, informative and therapeutic in nature. अब क्यों इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं? कि हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ फैक्ट पता करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं कि कितना आता है इन्हें, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इन सब सारी चीजों के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा सकते हैं। इट एस्टेब्लिशेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन इंटरव्यूई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। The interviewee should be allowed to talk in a positive atmosphere with confidence and freedom. अब यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर जो है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक अच्छा रैपोर्ट बिल्ड करे, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन बना दे जहां पर उस जो सामने वाले को है, जो इंटरव्यूई है, उसको ट्रस्ट आए, उनके ऊपर रिस्पेक्ट की फीलिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, एक सिक्योरिटी हो कि मैं अपनी बात जो है वो इनसे कह सकता हूँ। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो काउंसलर हो या फिर जो इंटरव्यूअर हो वो एक अच्छा लिसनर भी हो, और ऐसा नहीं हो कि वो अपनी ही बात बोलते चले। जो इंटरव्यूई है यानी कि जिसको काउंसिल किया जा रहा है उसको लीड लेने देनी चाहिए कि वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा रखे, जिसके बेसिस पर उसके बारे में पता किया जा सके। क्योंकि जो जितना बोलेगा उसके बेसिस पर उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स हमें उतने ज्यादा पता चलते रहेंगे, तो हम पता लगा सकते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, इनकी क्या वीकनेसेस है, और उस बेसिस पर उन्हें गाइड किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अलग अलग तरीके के होते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज होते हैं, यानी कि किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू होते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन होती है, जिसमें वार्निंग के लिए या पनिशमेंट के लिए या मॉडिफाई करने के लिए इंडिविजुअल के बिहेवियर को। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होते हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई इंसान जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है या नहीं है। एडमिशन इंटरव्यू होते हैं जो इंडिविजुअल को किसी कोर्स वगैरह में एडमिशन लेने से पहले इंटरव्यूज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में इंटरव्यूज होते हैं, तो क्या उसके लिए ये कैपेबल है या नहीं है वो जानना होता है, तो उस पर्पज से हो सकता है। इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यूज होते हैं जहां पर एम होता है कि जो इंटरव्यूई है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना। इसके अलावा रिसर्च इंटरव्यू होते हैं जिसका एम होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता लगाना, किसी भी टॉपिक जिस पर हम रिसर्च कर रहे हो। काउंसलिंग इंटरव्यू होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं जिसमें पहले से सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, जैसे कुछ हाफ क्वेश्चंस हमने बनाए होते हैं और फिर जो बच्चा जैसा आंसर देता है या बच्चा जो भी सामने है वो जिस तरीके से आंसर दे रहा है उसके बेसिस पर ही हम फर्दर उससे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, यानी कि उसके आंसर में से ही हम क्वेश्चन निकालते हैं, तो वो होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। रीजन फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जिसमें पर्पस है। प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, हम बच्चे के बारे में या जिसको भी हम काउंसिल कर रहे हैं या जिसको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी प्रीवियस वर्क हिस्ट्री जानेंगे कि पहले क्या काम करता था, या कुछ एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, फैमिली सिचुएशन और बैकग्राउंड क्या है, सोशल एक्टिविटीज में कैसे परफॉर्म करते हैं, फिजिकल कंडीशंस क्या रही हैं, क्या एबिलिटीज है, कैसी पर्सनालिटी है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। इन चीजों को डिटेल में भी बताया जा सकता है लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही बता रही हूँ, कुछ नहीं पता चले तो आप पूछ लीजिएगा। एडवांटेजेस में क्या होता है, इजी टू कंडक्ट है, दो लोग आमने सामने बैठ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसके बेसिस पर पता कर रहे हैं, तो इजी है कंडक्ट करना। टू मोटिवेट एंड डेवलप इंटरेस्ट, हम बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं किसी चीज में। हेल्प्स द काउंसलर टू गेट एन इंसाइट एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इंसाइट डेवलप होता है और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने जब अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग पढ़ा था तो उसमें नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में भी क्या था, एक्लेक्टिक में भी क्या था, इंसाइट डेवलप हो रहा था। इट्स लाइक कन्वर्सेशन सो द काउंसलर फील्स कंफर्टेबल, ये एक तरीके की कन्वर्सेशन है, यानी कि वार्तालाप ही हो रही है, तो और बातचीत तो हम वैसे भी नॉर्मल करते ही हैं, तो कंफर्टेबल फील होता है।
और जब इंसान कंफर्ट जोन में होता है तो वो जो अपनी फीलिंग्स है उसको खुल के रखता है। हेल्प्स इन सॉल्विंग एजुकेशनल, वोकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लिमिटेशंस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, और ये सब्जेक्टिव वाली लिमिटेशन तो हर उसमें आएगी ही। टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे अब कोई सामने से बोले जा रहा है तो हम उसे बीच में रोक नहीं सकते हैं। नीड्स टू बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट। अब अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं स्किलफुल नहीं हूं, नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में भी ना एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं स्किलफुल ही नहीं हूं तो मुझे उसकी बातें जनरल लगेंगी कि ये तो कुछ बोले ही जा रहा है और मैं सुनती रहूंगी और बस बात खत्म होगी। लेकिन अगर मैं स्किलफुल हूं, मुझे नॉलेज है कि तो मुझे उसकी हर बात में एक मीनिंग नजर आएगा। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स द्वारा कंडक्ट करवाई जानी चाहिए। मे नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। हो सकता है कि जो उसने बात बोली हो वो मुझे समझ ही ना आई हो, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट हो वो हमें ना मिले। या कोई और बैरियर आ सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मैं उसकी फीलिंग्स को उतना अच्छे से ना समझ पाऊं और जो रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होती है? इन डेप्थ स्टडी होती है ये, यानी कि हम डीप में किसी भी इंसान के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में या जिस पर भी केस स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में डीप में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन है, यानी कि हम वास्ट तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स यूज करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं हम, होम विजिट हो सकती है, इंटरव्यू हो सकती है और डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग मेथड्स के जरिए हम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। हम किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं? सोशली वो इंसान कैसा है, फिजियोलॉजिकली कैसा है, बायोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, वोकेशनल। और क्योंकि इन सारी चीजों के बेसिस पर हमें उस इंसान को जानने में मदद मिलती है। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है केस स्टडी के पीछे? कि हम इंडिविजुअल को एज अ होल पढ़ें। इसीलिए इसे इन डेप्थ स्टडी भी बोला जाता है, क्योंकि हम डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं एक इंडिविजुअल के बारे में। केस स्टडी टिपिकली फोकसेस ऑन learning difficulties, emotional disturbances, and other behavioral problems that the individual faces in his or her normal routine। अब ये इतना लेंथी टॉपिक है और मैं एक ही टेक में इसे ले रही हूँ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर मिसप्रोनाउंसिएशन हो जा रही है, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग इतने मैच्योर हो कि इस चीज को समझो, तो उस पर ज्यादा फोकस ना करें। तो जनरली क्या इस पे फोकस कर रहे हैं हम? लर्निंग डिफिकल्टीज पर, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पर, और बाकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर केस स्टडी। केस स्टडी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए? तो कुछ प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं जिसमें आ जाता है नेम, एज, पेरेंट्स की एज क्या है, सेक्स क्या है, एडुकेशन कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है अगर कुछ काम कर रहे हैं तो, और अगर इनकम कितनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर कोई बड़ा इंसान है तो क्या बच्चे हैं उसके, या खुद के कितने भाई बहन है या कुछ, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। पास्ट हिस्ट्री आ जाएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। अब ये सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ फिजिकल भी हो सकता है, कुछ मेंटल इलनेस पहले रही हो या लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं पास्ट हिस्ट्री में। यानी कि जब हम केस स्टडी करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? पहले हम प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इंसान के बारे में, फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या रहा है इसकी लाइफ में, फिर प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि अब क्या है। उसमें भी यही सारा आ जाएगा कि सोशल, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं केस स्टडी के? कि व्हाट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्या इन्वेस्टिगेट करना है। कलेक्शन ऑफ डाटा, अब हमें एक बार अगर पता चल गया कि कहते हैं ना कि जब हम चीज को जान लें कि हमें क्या पता करना है, तो यानी कि हम आधे रास्ते में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो पहले हम पता करेंगे व्हाट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, उसके बेसिस पर हम फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डायग्नोज करेंगे कि क्या कॉजल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका क्या रीजन हो सकता है। फिर उसके बेसिस पर हम रेमेडियल मेजर्स देंगे, उस प्रॉब्लम को दूर करने के क्या सॉल्यूशंस है वो बताएंगे। एंड देन इज फॉलो अप टेक्निक्स। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने डायग्नोसिस किया क्या वो ठीक निकला है, जो हमने उसके बेसिस पर रेमेडी बताई क्या वो ठीक है, उससे सामने वाले को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉलो अप होता है एक तरीके का फीडबैक। एडवांटेजेस क्या है इसके? इट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। It gives in-depth information about an individual. It uses a number of different research methodologies. यानी कि सिचुएशन के हिसाब से क्या अलग मेथड लग सकता है, यहाँ पर हमें क्वेश्चनर लेने की जरूरत है, इंटरव्यू की जरूरत है या ऑब्जर्व करने की जरूरत है, उस बेसिस पर हम डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हैं और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पता लगा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? वही लिमिटेशन एक हर जगह आ जाएगी कि एक्सपर्ट्स चाहिए।
अब क्योंकि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, जैसे अचीवमेंट टेस्ट या जो हमने पहले टेस्टिंग टेक्निक्स करी उसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है कि आपने ये ठीक किया तो 1 नंबर, ये ठीक किया तो 2 नंबर। तो इस तरीके से मार्क्स या फिर मार्क्स मिलने हैं या फिर स्केल के बेसिस पर चेक करना, जिसको स्केल की नॉलेज है वो एडमिनिस्टर कर सकता है उस चीज को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें स्किलफुल जो ट्रेनर है वो चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए, ताकि वो अच्छे से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें। इट टेक्स लॉन्गर टू एनालाइज द डाटा, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब्जेक्टिव टेक्निक है, चेंज हो सकती है। हो सकता है कि आपका कुछ और पर्सपेक्टिव हो, मेरा कुछ और पर्सपेक्टिव हो, तो ये चीज हो सकती है। और हर बच्चे की कंप्लीट केस स्टडी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हर बच्चे को इस मेथड से गाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं? एक तरीके के रिकॉर्ड होते हैं जिसमें इंडिविजुअल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, डे टू डे, मंथ टू मंथ, टर्न टू टर्न, ईयर टू ईयर, सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्न विद द अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट ने पूरा टाइम पे क्या किया है, वो सारे डिटेल्स उसमें होते हैं। द इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड पीरियोडिकली थ्रू वेरियस सोर्सेज, टेक्निक्स, टेस्ट, interviews, observations, case studies, and the like is assembled in a summary form on a cumulative record card. तो अलग अलग टेक्निक्स, टेस्ट, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और डिफरेंट मेथड्स के जरिए जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको समराइज्ड वे में हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, जिसको सीआरसी भी बोलते हैं, उसके ऊपर मेंशन करते हैं, so that it may be used when the student needs advice for the solution of some educational or vocational problem, ताकि उसको फर्दर यूज किया जा सके। अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो उसके बेसिस पर हम उसे एजुकेशनल गाइडेंस या फिर वोकेशनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम उसकी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल्स में भी क्या होता है, जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है या नई टीचर जो आती है, तो वो इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड सीआरसी के बेसिस पर बच्चे के बारे में पता कर सकती है, क्योंकि इसमें बच्चे की सारी डिटेल्स होती हैं, बच्चे ने क्या आज तक अचीव किया है, वो सारी चीजें इसमें होती है। सो द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हैज बीन डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, फाइलिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बच्चे को गाइड करने के लिए यूज की जा सकती है। अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड सप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन पॉइंट सच एज, तो किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो हम थोड़ा सा लिख देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कलर, रेजिडेंस। होम के बारे में कि बच्चे के पेरेंट्स का क्या नाम है, क्या ऑक्यूपेशन है उनकी, क्या वो जिंदा है या नहीं, इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, सिबलिंग्स कितने हैं, कौन सी लैंग्वेज बच्चा बोलता है, टेस्ट स्कोर की जनरल इंटेलिजेंस बच्चे की कितनी है, अचीवमेंट कितनी है, बाकी टेस्ट में कैसा स्कोर कर रहा है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं। स्कूल अटेंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है कि बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कौन सा स्कूल इससे पहले उसने अटेंड किया है, इस स्कूल में कब आया है, वो डेट वगैरह, वो सारा कुछ मतलब प्रॉपरली रिकॉर्डेड होता है। हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है बच्चे को या नहीं, वैक्सीनेशन उसकी हुई है या नहीं, या किसी डिसीज से सफर कर रहा है या नहीं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा वोकेशनल प्लान्स के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन से गेम में, कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्टडीज कुछ काम किया उसने, काउंसलर के क्या विचार है उस बच्चे के बारे में कि किस चीज में क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके सीआरसी के ऊपर मेंशन किया जाता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि कच्चा चिट्ठा होता है कि बच्चे ने आज तक क्या क्या किया है और क्या वो फर्दर कर सकता है। तो जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एक अच्छे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। सो द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हेल्प्स द न्यू टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे की जरूरतों को समझने में हेल्प मिलती है नई टीचर को। शुड बी री इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो सकता है कि बच्चा पहले चीजों में इंटरेस्ट ना लेता हो, लेकिन अब वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया हो, अब वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, करिकुलर में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस सब के बेसिस पर क्या है, तो हमें क्या है, टाइम टू टाइम सीआरसी को क्या है, अपडेट करते रहना चाहिए। इट मे बी कार्ड टाइप, फोल्डर टाइप और बुकलेट टाइप। सीआरसी कार्ड टाइप में भी हो सकता है, फोल्डर टाइप में भी और बुकलेट टाइप में भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फोल्डर टाइप होता है, क्योंकि अब कार्ड पर कितने ही इन्फॉर्मेशन लिख लोगे एक कार्ड पर, तो फोल्डर में क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चे के बारे में इकट्ठा कर सकते हैं कि क्या उसकी अचीवमेंट्स रही है, वो सारा हम एक फोल्डर में इकट्ठा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं इस मेथड के। तो सबसे पहली बात तो वही आ गई कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव पिक्चर मिलती है हमें बच्चे के बारे में, जिसके बेसिस पर हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता लगा सकते हैं। हेल्प्स पीपल इन एजुकेशनल अचीवमेंट, वोकेशनल चॉइस एंड पर्सनल प्रोग्रेस।
so far adjustment is concerned, यूजफुल इन मेकिंग केस स्टडी अबाउट द स्टूडेंट, और बच्चे के सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर करने में, सिलेक्शन में, प्रमोशन में और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेथड, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की पूरी डिटेल मिल रही है जिसके बेसिस पर हमें उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस पता चल रही है, तो हम उसके लिए क्या प्लान होने चाहिए, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है लिमिटेशंस, क्या कमियां हैं इस मेथड की। द एंटायर डाटा इज ऑफ लिटिल यूज इफ दे आर नॉट करेक्टेड प्रॉपरली, ऑब्जेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। अब अगर डाटा अच्छे से कलेक्ट नहीं किया गया है, केयरफुली कलेक्ट नहीं किया गया है, तो ये किसी उतने ज्यादा यूज का नहीं है। लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब बच्चे के बारे में इतनी सारी चीजें आपको पता करनी है, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही और लेंथी भी है। तो अब अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स है जिसके बेसिस पर हम बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं। टेस्टिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं, जहां बल्कि जो नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं उसमें ऐसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं होती हैं, इसीलिए इसे नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स भी बोला जाता है। लेकिन दोनों ही यूजफुल हैं, दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स है, अपनी लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सिचुएशन के हिसाब से कौन सा मेथड कहां पर ज्यादा यूजफुल है या कैसे हमें आउटकम्स चाहिए, उस बेसिस पर हम टेक्निक को सिलेक्ट करें और उससे इंडिविजुअल की नीड्स के बारे में पता लगाएं या ग्रुप की नीड के बारे में जिसके लिए भी यूज हो रहा है, तो वो पता लगाएं और उनको उस बेसिस पर हम गाइड करें। तो काफी लेंथी टॉपिक है ये, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो याद करने की चीजें उतनी नहीं है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि टेस्टिंग टेक्निक्स में क्या क्या आएगा। इंटेलिजेंस आएंगे, हमें पता है इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस के टेस्ट भी हमें पता है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। एप्टीट्यूड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट और स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स इनकी लिख देंगे और फिर इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिख देंगे। देन पर्सनालिटी टेस्ट से हम बता सकते हैं कि पर्सनालिटी के बेसिस पर हम इंसान को बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि वो पर्सनालिटी है जो एक इंसान को दूसरे से डिफरेंट करती है। फिर उसके मेथड्स लिख देंगे, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, साइको एनालिटिकल मेथड्स, इनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। देन इन्वेंट्री के बारे में कि कैसे इन्वेंट्री एक कैटलॉग है जिसके बेसिस पर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल इंसान की पता लगा सकते हैं। और दो तीन इन्वेंट्रीज के बारे में जैसे EPQ और 16PF के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। अचीवमेंट टेस्ट तो आपको पता ही है कि जो इंस्ट्रक्शन के बाद बच्चे ने कितना अचीव किया है वो पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। सारे यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, टर्मिनल एग्जामिनेशन सारे अचीवमेंट टेस्ट का ही पार्ट हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हमने नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स देखी उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या क्या बताया मैंने आपको, जैसे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है, कैसे हेल्पफुल है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, वो लिख सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे कन्वर्सेशन विद अ पर्पस को इंटरव्यू बोलते हैं और इसमें इंटरव्यूअर के क्या रोल होता है, इंटरव्यूई का क्या रोल होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। और क्या चीजें चेक की जाती हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, किस तरीके के इंटरव्यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज के बारे में। देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद केस स्टडी क्या होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है, कॉम्प्रिहेंसिवली डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पहले चाहिए होती है, जिसमें प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट कंडीशन, और केस स्टडी के क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे डाटा को इन्वेस्टिगेट करना है, फिर कलेक्ट करना है, फिर डायग्नोज करना है, फिर रेमेडी करनी है, फिर फॉलोअप करना है। देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या क्या डाटा हम रखते हैं, और एक अच्छा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, फोल्डर टाइप में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना चाहिए उसे हमें, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।